गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल। डेली करंट अफेयर क्लासेस। आज है दोस्तों 15 सितंबर 2020 और 15 सितंबर 2020 से बनने वाले जितने भी टॉप 10 जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर जो क्लासेस है दोस्तों, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस हो, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जहाँ पे जीके का पोर्शन आता है, तो वहाँ पे करंट अफेयर मेजॉरिटी में पूछा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो पीडीएफ फाइल आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देता हूँ, वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। उस पर वहाँ पे जाकर अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और ग्रुप में मैं पीडीएफ डालता हूँ। क्लियर है। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई 2 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी थी। तो भाई 2 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार करने वाली ये दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी थी भाई? सऊदी अरामको। सऊदी अरामको जो कि सऊदी अरब की जो कंपनी है, ठीक है ना, वो बनी थी 2 ट्रिलियन का मार्केट कैप का पार करने वाली। ठीक है ना। और जो माइक्रोसॉफ्ट है ये दूसरे नंबर पर बनी थी भाई। और माइक्रोसॉफ्ट पहली अमेरिकी कंपनी बनी थी जिसने 2 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार किया। ठीक है ना। अगर पूछ ली जाए पहले अमेरिकी कंपनी तो माइक्रोसॉफ्ट, और दूसरे नंबर की कंपनी पूछ ली जाए तो क्या लगा देना आपने? माइक्रोसॉफ्ट। 2 ट्रिलियन मार्केट कैप पार करने वाली। और पहली कौन सी है? सऊदी अरामको। और हाल ही में क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री ने 200 200 200 अरब 200 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप पार किया भाई। 200 मिलियन डॉलर का। ठीक है ना। रिलायंस इंडस्ट्री जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है भाई। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जवाब भाई एक अजीत अजीत नाम से लड़का है, उसने इसका जवाब दिया, पूरी डिटेल में दिया है। ठीक है ना। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ डेली उसका डिटेल में जवाब दिया और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है ना। क्लियर है। तो अभी चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है, नेशनल हिंदी डे, कब मनाते हैं? ये हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल क्या है, 14 सितंबर को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय हिंदी दिवस आया तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अगर आपसे बाई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई राष्ट्रीय हिंदी जो भारतीय राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, यानी भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो भारत की भी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है ना। वो मैं डिस्कस करते हैं, उसके बाद बताता हूँ मैं। सबसे पहले बात करें कि भाई 1953 में क्या है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले 1953 में मनाया गया। ठीक है ना। और बात करते हैं जो ये तो था राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है जो वर्ल्ड लेवल पे, वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है भाई। ठीक है ना। पूरे विश्व में हिंदी को क्या है, मतलब फैलाने के लिए इस भाषा की। ठीक है ना। अब बात करते हैं विश्व लेवल पर तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है भाई। विश्व में थर्ड पोजीशन पे क्या है, सबसे ज़्यादा बोली जाती है भाषा कौन सी? हिंदी भाई। ठीक है। फर्स्ट पे इंग्लिश और सेकंड पे है चाइनीज़। चाइनीज़ लैंग्वेज है भाई। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे जो हिंदी है ना भाई, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं है? क्योंकि जो भारतीय संविधान है ना, वो उसकी जो 8वीं अनुसूची है वो क्या कहती है, दरअसल भारत के अंदर 22 भाषाओं को क्या है, मान्यता प्राप्त है, और किसी भी भाषा को क्या है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। ठीक है ना। क्लियर है। अब बात करें 1956 से पहले क्या था, राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया था हिंदी को। परंतु बाद में क्या हुआ, साउथ वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई ऐसे तो गलत है। तो उसके बाद से क्या है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत की हिंदी। ठीक है ना। और वर्ल्ड लेवल पे कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में 27वें आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? तो जो 27वें एशियन आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्रियों की बैठक हुई है, तो वो उसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो उसका आयोजन हुआ है वियतनाम के अंदर। वियतनाम के अंदर उसका आयोजन हुआ है भाई। अब आसियान आया तो आसियान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले फुल फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है ना। जो दक्षिण पूर्वी जो एशिया महाद्वीप है, तो उसके देशों का ये संगठन है। स्थापना हुई 8 अगस्त 1967। हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया ही क्या है भाई, सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला
ना देश भी है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मुस्लिम कहाँ पर रहते हैं? इंडोनेशिया। सेकंड नंबर पे भारत और थर्ड नंबर पे पाकिस्तान भाई। दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत के अंदर रहते हैं। उसके बाद बात करेंगे इसका हेड कौन है भाई? आसियान का लिम जोक होई, ठीक है। अब बात करते हैं वियतनाम के बारे में, क्योंकि वियतनाम में आयोजन हुआ है, ठीक है ना। वियतनाम की कैपिटल है भाई हनोई। हनोई यहाँ की कैपिटल है। मुद्रा कौन सी है? वियतनामी डोंग। राष्ट्रपति हैं यहाँ के डुएन फू त्रोंग। डुएन फू त्रोंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं भाई वियतनाम की। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे टक्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता? तो टक्कन ग्रैंड प्रिक्स हुआ भाई, जो एक फॉर्मूला रेस होती है, जो ग्रैंड प्रिक्स जहाँ पे मिल जाए, यानी कि कार रेसिंग है वो, ठीक है। तो उसको 2020 की जो टक्कन ग्रैंड प्रिक्स हुई है उसको किसने जीत लिया? लुइस हैमिल्टन ने। अब लुइस हैमिल्टन ने जीता है, तो इसके बारे में जो ये ग्रैंड प्रिक्स हैं इस साल में क्या है, अब तक 9 जो ग्रैंड प्रिक्स हो चुकी हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो ये लुइस हैमिल्टन है, ये मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ये जो अपनी छठी, इस साल की छठी जीत, यानी कि 9 में से तो 6 तो जीत किसकी है? 6 तो किसने जीते हैं खिताब? लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पे 90वीं जीत हासिल की है अपनी, ठीक है ना। इस साल की छठी और 90वीं जीत हासिल की है। और विश्व रिकॉर्ड है 91 का, जो कि वो बहुत जल्द क्या है तोड़ देंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता? वोल्टेरी वोटाज ने, ठीक है ना। ये भी वोल्टेरी वोटाज भी क्या है? मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं। उसके बाद हो गया 17th एनिवर्सरी रेस। एक 17th एनिवर्सरी रेस थी, उसको किसने जीता था? मैक्स वर्स्टेपन ने भाई। मैक्स वर्स्टेपन किस कंपनी के खिलाड़ी हैं? रेड बुल के हैं भाई, ठीक है ना। ये कंपनी से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या ठीक है ना, कि भाई इस साल की जो ये ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती या किस कंपनी से बिलोंग करता है, तो ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 पीरे गैसलिन है, जो कि क्या है? अल्फाटोरी। अल्फाटोरी एक कंपनी है, उसके क्या है? स्पॉन्सर है भाई, ठीक है ना। अल्फाटोरी स्पॉन्सरशिप करती है भाई, ठीक है ना, किसकी? पीरे गैसली को भाई। क्लियर है। उसके बाद बात करें लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन के 6 किताबों के बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, और अब जो हाल में क्या है, टक्कन ग्रैंड प्रिक्स। यानी ये 6 ये खिताब इस साल के क्या क्या है, किसने जीते हैं? लुइस हैमिल्टन ने भाई। क्लियर है, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में पुरुष एकल का यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कल मैंने महिलाओं का बताया था, नाओमी ओसाका ने, ठीक है ना, जो कि जापान की खिलाड़ी। आज है पुरुषों का। पुरुषों का एकल का यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो उसको जीत लिया है डोमिनिक थियम। डोमिनिक थियम ने क्या है? पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है यूएस ओपन का भाई, ठीक है ना। ये जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं उनके बारे में मैंने कल डिटेल में बताया था, ठीक है। हर साल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, ठीक है ना, सीरीज में होते हैं हर 3 महीने में। उसके बाद बात करें जो ये जीत हासिल की है इन्होंने, ये 71 साल बाद पहली बार ऐसा है कि भाई ये कोई प्लेयर 2 सेट हारने के बाद लास्ट में क्या है, जीत जाता है, इस खिताब को जीत जाता है। यानी पहले 2 सेट क्या है डाउन रहा, ठीक है ना, उसके बाद क्या है उसी खिलाड़ी को विक्ट्री मिली। ऐसा क्या है 71 साल बाद हुआ भाई। क्लियर है, याद रखना आपने। अब बात करें, कल मैंने महिलाओं एक कल बताया था, नाओमी ओसाका ने वो खिताब जीता था। अब बात करें भाई जो ये हैं, जो ये जिन्होंने ये खिताब जीता है, डोमिनिक थियम। डोमिनिक थियम ये है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है भाई। यह कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेदेव को क्या है हराया है, जो कि जर्मनी के खिलाड़ी हैं भाई, ठीक है ना। पूछ लिया जाता है कि भाई जो यूएस ओपन में किस मतलब सेकंड पायदान पर कौन रहा, तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जो कि जर्मनी के खिलाड़ी हैं भाई। क्लियर है, याद रखना है। यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम ये सभी के बारे में बताया था मैंने। मिट्टी पे तो कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है? क्ले कोर्ट पे फ्रेंच ओपन। और विंबलडन बल लगेगा तो यानी घास के मैदान। और जो यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो हार्ड मैट पे खेले जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी नामक अभियान शुरू किया है? तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी नामक अभियान किसने भाई? महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया है,
दरअसल ये कोविड-19 के चलते स्टार्ट किया है। इसमें क्या है, ये बताया गया है इस अभियान के तहत ये जागरूकता फैलाई गई है कि भाई आपका परिवार में कौन कौन जो क्या है कोविड-19 के जितने भी जो वो हैं प्रिकॉशन हैं, जैसे कि मास्क लगाना, सैनिटाइजर रखना, तो वो कौन नहीं रख रहा है, तो अपने परिवार लेवल पे क्या सभी ने ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे कि हम अपने परिवारों का ध्यान रखें, अगर भाई हमारा भाई हमारा चाचा ऐसे मास्क नहीं लगा रहा तो उसको मास्क लगाने की बोला जाए। तो इस तरह का ये अभियान है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। क्लियर है। महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया भाई। अब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, सपनों का शहर जिसने बोले हैं, और भारत की आर्थिक राजधानी, ठीक है ना, और गेटवे ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के क्या है, चीफ मिनिस्टर में, जो कि शिवसेना पार्टी से हैं, ठीक है ना। और करंट में क्या शिवसेना पार्टी का, और जो वो है हमारी जो एक्ट्रेस हैं, ठीक है, कंगना रनौत, उनका क्या है डिस्प्यूट चला है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं, और यहाँ के डिप्टी सीएम है भाई अजीत पवार। विधानसभा अध्यक्ष है नाना पटोले कांग्रेस पार्टी से। और सीजेबी चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट दीपांकर दत्ता है, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट, जो कि गोवा और महाराष्ट्र का हाईकोर्ट है बॉम्बे हाईकोर्ट। उसके चीफ जस्टिस जो हाल ही में नियुक्त करे थे दीपांकर दत्ता जी। क्लियर है। अब मैंने ये डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष क्यों किए, क्यों नाम मेंशन किए हैं, ये इसलिए मेंशन किए हैं कि जो महाराष्ट्र में है ना भाई, महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार है, शिवसेना प्लस एनसीपी प्लस कांग्रेस। पहले क्या था, यहाँ पे बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन होया, ठीक है ना, क्या होया, बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन होया, ठीक है ना। परंतु बाद में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया। बाद में क्या होया, एनसीपी एनसीपी और उसका शिवसेना का गठबंधन होया, बाद में फिर ये टूट गया। फिर बाद में ये 3 पार्टियों का गठबंधन हुआ, शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस। और शिवसेना पार्टी का तो बना सीएम, और भाई एनसीपी पार्टी का बना डिप्टी सीएम, और नाना पटोले जो कांग्रेस पार्टी से ये क्या बने विधानसभा अध्यक्ष। क्लियर है, याद रखना भाई। उसके बाद बात करें हाल ही में किस देश के द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट चौंका देने वाला क्वेश्चन आएगा भाई, हाल ही में किस देश के द्वारा भारत के पीएम सहित 10,000 भारतीयों की जासूसी करने की बात सामने आई है भाई। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जितने भी बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, तो और आर्मी के चीफ हो गए, सभी जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हो गए, उन सभी को मिला के कुल 10,000 भारतीय जो कि क्या है हेडलाइंस में है, उनकी जासूसी कर रहा था। कौन सा देश कर रहा था, वो कर रहा था भाई चाइना। चाइना देश क्या है, पिछले कई सालों से क्या है 10,000 भारतीयों की जासूसी कर रहा था। इसका खुलासा हुआ है अब हाल फिलहाल में, ठीक है ना। अब ये जो खुलासा वो किसने किया है, वो किया है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, कि इंग्लिश न्यूज़पेपर है भाई, इंग्लिश न्यूज़पेपर है भारत का, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। इन्होंने अपनी जो क्या है जानकारियों से एक खुलासा किया है, ठीक है ना। इन्होंने बताया है कि भाई चाइना की एक कंपनी जिसका नाम है जेनुहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जेनुहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यह एक कंपनी है जो कि जिसके डायरेक्ट लिंक है चाइना की गवर्नमेंट से, जो कि क्या है भारत का पूरा डाटा चाइना की गवर्नमेंट को देता था, ठीक है ना। इससे क्या है दोस्तों, ये जो हमारी जासूसी हो रही थी उससे एक बहुत तहलका मच सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तहलका कैसे, ये जो इंफॉर्मेशन है इनका मिसयूज इतने गलत तरीके से हो सकता है, जैसे कि भारत में दंगे भड़काने हैं, चाहे किसी भी प्रकार के मतलब गलत कार्य करने हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देना, तो इस टाइप का। तो भाई पिछले कई सालों से जो चीन क्या है हमारे 10,000 भारतीयों की जासूसी कर रहा था। वो 10,000 भारतीय जो हेडलाइंस में रहते हैं, उसमें क्रिकेटर भी आ गए, सेलिब्रिटीज भी आ गई, या जितने भी जो भारत में के अंदर जो करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं उनसे रिलेटेड भी क्या है जासूसी रख रहा था भाई, ठीक है ना। ये कंपनी जेनुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर है। तो अब आपने समझना है, इसलिए चाइना पे बैन लगाया जा रहा है। अब 10,000 को तो क्या है, मतलब ये कंपनी फॉलो कर रही थी, कंपनी ट्रैक कर रही थी। उसके बाद जो चाइनीज़ कंपनी के जो ये ऐप हैं, टिकटॉक है और पबजी है, इनके तहत भी भारत का डाटा क्या है दूसरे देशों में जा रहा था भाई। क्लियर है ना। तो अब आपने समझना है, एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभानी है, चाइनीज़ की बाइकाट करिए, चाइनीज़ ऐप या कुछ भी है, कुछ भी अगर आपको मिल जाता है तो चाइना की बाइकाट करनी है अपने लेवल पे। क्लियर भाई। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 वर्षों के लिए नई सरकारी नौकरियों में भर्ती
को संविदा पर रखने की घोषणा की है। तो भाई आने वाले 5 साल के लिए जो सरकारी नौकरियां संविदा पर रख दी जाएंगी। अब ये संविदा है पर रखने वाला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में एक बिल पास हुआ जिसमें बोला गया है 5 साल के लिए सरकारी नौकरियों को संविदा पर रखा जाएगा। अब ये संविदा क्या होता है? अगर यहाँ पे जो सी और डी ग्रेड की जितनी भी पोस्ट हैं यूपी के अंदर, वहाँ पे कोई जो बंदा सेलेक्ट होके जाता है सी और डी ग्रेड की जॉब पर, तो वहाँ पे क्या होगा? 5 साल तक उसको प्राइवेट रखा जाएगा। यानी कि उसको गवर्नमेंट मतलब सरकारी अधिकारी नहीं बनाया जाएगा। सी ग्रेड और डी ग्रेड पे जो सिलेक्ट होके गया है 5 साल तक, 5 साल के बाद उसका काम देखा जाएगा वो काम कैसा कर रहा है, उसके बाद उसकी छटनी की जाएगी, उसके बाद उसको सरकारी बनाया जाएगा। ठीक है ना? यानी 5 साल तक तो प्राइवेट रहेगा। क्लियर है? अब देखो भाई ये स्टूडेंट से रिलेटेड ये एक बहुत ही भयंकर वो आ गई भाई योजना। ठीक है ना? इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो अगर 5 साल तक मतलब कोई बंदा सेलेक्ट हो गया, 3-4 साल तैयारी करी उसने और सेलेक्ट हो गया सी और डी ग्रेड की जॉब के लिए, और बाद में 5 साल के बाद उसकी छटनी होगी, उसको बाहर भेज दिया, तो क्या वो 5 और 4 9 साल जो उसकी उम्र में ऐड हो गए, तो वो 9 साल के बाद दोबारा कंपटीशन एग्जाम में फाइट कर सकता है? डेफिनेटली नहीं कर सकता। ये स्टूडेंट के से रिलेटेड बहुत एक गलत नियम हुआ है। तो इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट होने चाहिए। ठीक है ना? क्लियर भी? तो 5 साल के लिए प्राइवेट रखा जाएगा और 5 साल के बाद इंप्रूवमेंट किया जाएगा, मतलब छटनी की जाएगी। तो छटनी का ये कार्यक्रम है भाई जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, नवाबों का शहर जिसने बोलते हैं। ठीक है ना? और उत्तर प्रदेश की बात करें, गोमती नदी के किनारे बसा है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट कौन है? गोविंद माथुर। ठीक है? और सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है? और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा भी लगाता है। क्लियर भाई भारत में। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो वह जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं योशिंदे सुगा। योशिंदे सुगा जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, क्योंकि पिछले ही महीने शिंजो अबे जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी हेल्थ से के इशू से रिलेटेड क्या प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया भाई शिंजो अबे जी ने। क्लियर ना? क्यों दे दिया? क्योंकि उनकी जो हेल्थ का इशू बताया उन्होंने अपनी। क्लियर है? और अब हाल में क्या है? योशिंदे सुगा सुगा क्या है? प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे जापान के भाई। क्लियर है? अब जापान आया तो जापान के बारे में बात करेंगे। जापान की कैपिटल टोक्यो। ठीक है? डाइट यहाँ की मुद्रा है। ठीक है? क्लियर भाई? और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? यासिंदे सुगा। क्लियर है भाई? और जापान को उगते हुए सूर्य का देश बोला जाता है। और जक्सा यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। जक्सा जैसे कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है ना, और अमेरिका की नासा है, तो जक्सा यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है जापान की। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में रघुवंश प्रसाद का निधन हो गया। यह कौन थे? तो भाई रघुवंश प्रसाद का निधन हो गया। ये कौन थे? दरअसल ये हैं भाई पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे भाई। ये पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे। और इनका नाम चर्चित इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इनको एक बहुत बड़ी योजना का जनक माना जाता है। अब उसके बारे में बात करते हैं। इनको दरअसल नरेगा नरेगा जो कि भारत की सबसे बड़ी, ध्यान से सुनो ना, भारत की सबसे बड़ी एक रोजगार देने वाली स्कीम आई थी कांग्रेस के टाइम पे, जो कि अब भी चली है, नरेगा, जो कि भारत के अंदर काफ़ी करोड़ों में लोगों को क्या है रोजगार दिया इन्होंने, नरेगा ने। ठीक है ना? तो इसके जनक माना जाता है किसको भाई? ये जो मंत्री हैं जिनका निधन हुआ है, रघुवंश प्रसाद जी। ठीक है ना? अब ये जो क्या थे, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे। कब भाई? कब से कब तक इनका कार्यकाल था? इनका कार्यकाल भाई 2004 से 2009 तक था। और 2009-06 के अंदर क्या है, नरेगा स्कीम आई है। नरेगा की फुल फॉर्म देख लो, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है ना? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है? और इसी का नाम बदल के 2008 में क्या कर दिया गया? मनरेगा, MG नरेगा। क्या कर दिया? MG नरेगा। मनमो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है ना? नरेगा का नाम बदल के 2008 में क्या कर दिया गया? MG नरेगा कर दिया भाई। याद रखना है। तो नरेगा का जनक माना जाता है। और नरेगा भारत की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली स्कीम थी जो उस टाइम पे कांग्रेस में आई। करिए ना?
और जो कि आज भी चल रही है भाई। 100 दिन का रोजगार था इसके तहत। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में बने कितने पीएम आवासों पर का उद्घाटन किया है। तो भाई जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसके तहत मध्य प्रदेश में कितने आवासों का, पीएम आवासों का उद्घाटन किया है। तो 1.75 लाख, 1.75 लाख यानी 2.25 लाख क्या है, जो पीएम आवासों का उद्घाटन किया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और ये जो पीएम आवास जो योजना है इसके तहत अगर बात करें, एक टारगेट रखा गया 31 मार्च 2022, नोट करना, 31 मार्च 2022 तक क्या है पूरे भारत के अंदर पीएम आवास योजना के तहत 20 मिलियन पक्के घरों का निर्माण करने की ये क्या है उद्देश्य है इस योजना का, पीएम आवास योजना का भाई। करिए ना, कब तक है, 31 मार्च 2022 तक 20 मिलियन पक्के घरों का निर्माण करेगी पीएम आवास योजना के तहत भाई। ठीक है ना, ये है सरकार, प्रधानमंत्री। ठीक है ना, क्लियर भाई। तो अब मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल भाई। भोपाल गैस त्रासदी 1984, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होया था। ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश की सीएम कौन है, वो है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। क्लियर है, ये सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं। उसके बाद बात करें क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन आपके लिए जिसका आपने जवाब देना है, जवाब दिया और सभी कमेंट सेक्शन में अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक्स।